आप सभी को राधे राधे। हम लोग फिजिक्स का टॉपिक साउंड यानी ध्वनि को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कल पहला वीडियो हो चुका है, आज हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का पहला सवाल है 25 नंबर। कथा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन में दिया हुआ है कि मनुष्य में श्रव्य परिसर लगभग कितना होता है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होता है, या 20 किलो हर्ज कह सकते हैं। तो यहाँ 10 दिया हुआ है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन दूसरा कथन में दिया हुआ है 10 किलो हर्ज आवृत्ति, तो ये भी गलत हो जाएगा। 10 किलो हर्ज नहीं, यहाँ भी होना चाहिए 20 किलो हर्ज या 20,000 हर्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को प्रस्रव ध्वनि कहते हैं। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा में है कि भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले प्रस्रव तरंगें उत्पन्न होती है, तो यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, तीनों का तीनों गलत है। अगला सवाल है 26 नंबर। कहता है एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रस्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये सोनोग्राफी या इसी को कहा जाता है अल्ट्रा सोनोग्राफी। इसे कौन यूज करता है, तो डॉक्टर यूज करता है। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये कहाँ, ये किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हृदय होता है। तो ये किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है एक्सरे। एक्सरे। और ऑप्शन सी में क्या है, ईईजी। ईईजी किससे संबंधित है, यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। और एक्सरे के खोज रोएंटजन ने किया था। और एक्सरे का यूज किस में किया जाता है, इसे कीटाणु मारने में किया जाता है। एक्सरे का यूज ये सीटी स्कैन में भी किया जाता है और एक्सरे में भी किया जाता है। एक्सरे का यूज हम लोग हड्डी को दरार पता करने में या रत्नों के दरार पता करने में करते हैं, एक्सरे का यूज। सॉरी दोस्तों, इससे पहले क्या बोल दिए थे कि कीटाणु मारने में इसका यूज नहीं, बल्कि यूवी किरणें का यूज किया जाता है कीटाणु मारने में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है 27 नंबर। कहता है गर्भ के भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराध्वनि तरंगे। पराध्वनि तरंगे का कितना होता है रेंज, इसका आवृत्ति होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज। श्रव्य तरंगों का आवृत्ति होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होता है। और अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ज से कम होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी में परावैंगनिक किरण। परावैंगनिक किरण का काम क्या है, इसे यूवी किरण कहा जाता है। यह कीटाणु को मारने में प्रयोग किया जाता है और यह इसे पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकती है। अगला सवाल है 28 नंबर। कहता है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पराध्वनि तरंग निकालते हैं और इन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है हृदय अवस्रव यानी इंफ्रासोनिक आवृत्ति पर कंपन करता है, तो पहला सही है। ऑप्शन ये पहला कथन सही दिया हुआ है। दूसरा कथन में दिया है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो दूसरा कथन गलत दिया हुआ है। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में और उस सबसे कम गैस में होती है। तो चूँकि इसमें दिया हुआ है कि गैस में अधिक होती है, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन में दिया है कि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो तीसरा सही हो जाएगा। और चौथा में दिया है कि प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ज से अधिक होती है, तो ये भी सही है। पहला, तीसरा और चौथा ये सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं सॉरी दोस्तों,
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। अगला सवाल है 30 नंबर। कहता है स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि के बहुल परावर्तन के कारण, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड द्वारा। अगला सवाल है 31 नंबर। कहता है कि पराध्वनिक जेट यानी सुपरसोनिक जेट की उड़ान का कारण क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन लेयर में बाधा होता है। अगला सवाल है 32 नंबर। कथन दिया हुआ है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जो हमारे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। और कारण दिया हुआ कि ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो आर सही हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अगला सवाल है अच्छा, यहाँ पे एक जानकारी आप ये ले सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप के बढ़ाने पर ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है। 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। अगला सवाल है 33 नंबर। कहता है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है अच्छा, रक्त को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है 34 नंबर। कहता है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। अगला सवाल सेम है, रिपीटेड, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर। कहता है जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 डेसिबल। यहाँ आप इसको देख सकते हैं, जब फुसफुसाहट से बात कोई करता है तो 15 से 20 डेसिबल उत्पन्न होता है। साधारण बातचीत में 30 से 60 उत्पन्न होता है और गुस्से में बातचीत करता है तो 70 से 80 होता है। ट्रक मोटरसाइकिल में ध्वनि की चाल ये कितना डेसिबल उत्पन्न होता है, 90 से 95 होता है। यंत्र कारखाने में 100 से 110 होता है और ऑर्केस्ट्रा में 110 से 120 होता है। जेट विमान में 140 से 150 होता है। अगला सवाल है 37 नंबर। कहता है 100 डेसिबल का रब की प्रबलता स्तर संगत होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यंत्र कारखाने में शोर। अगला सवाल है 38 नंबर। कहता है कि कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 डेसिबल। अगला सवाल है 39 नंबर। कहता है कि ध्वनि क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर ये 45 डेसिबल है। अगला सवाल है 40 नंबर। कहता है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में अनुमितीय योग शोर स्तर दर्शाया हुआ है कि किस क्षेत्र में कितना शोर होगा। तो आवासीय क्षेत्र में शोर कितना हो जाएगा 55 डेसिबल हो जाएगा। शांत क्षेत्र में कितना हो जाएगा 50 डेसिबल हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र में कितना हो जाएगा 70 डेसिबल हो जाएगा। और व्यापारिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल हो जाएगा। इस तरीक़ा से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है 41 नंबर। कहता है मनुष्यों के लिए अगला सवाल है 41 नंबर। कहता है मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होता है। मनुष्य कितना सह सकता है 85 डेसिबल तक सहा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 42 नंबर। कहता है कि किस स्तर यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 डेसिबल।
ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल। अगला सवाल है 44 नंबर का था मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डेसिबल। अगला सवाल है 45 नंबर का था है कि ध्वनि की प्रबलता निम्न में से मापी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयाम के द्वारा। अगला सवाल है 46 नंबर का था कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि का वेग इस्पात में ध्वनि की अपेक्षा अधिक होती है। अगला सवाल है 47 नंबर का था कि ध्वनि तरंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर का है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगला सवाल है 49 नंबर का है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को प्रयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति होती है। अगला सवाल है 50 नंबर कहता है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल ध्वनि गुणता। अगला सवाल है 51 नंबर कहता है कि ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि ग्राम। अगला सवाल है 52 नंबर कहता है कि अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। सही है, क्योंकि दीवारों, छतों और धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो पहला सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 53 नंबर कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा में है कि स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 552 हर्ज होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 54 नंबर का है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकाश साथ शुरू होते हैं। ये देखिए इसमें इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। ये शुरू में आपको लग सकता है कि गलत दिया हुआ, इसका डिटेल में दिया हुआ है कि टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य तथा दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई देती है, परंतु बाद में सुनाई पड़ती है। किंतु टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इसे त्रुटि को दूर किया जा सकता है। ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में आंसर दिया। अगला सवाल है 55 नंबर का था कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आयाम मॉडल पर। अगला सवाल है 56 नंबर का टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य तरंगों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति आरोपण। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।